अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। मुल्क में अगले इलेक्शन में सिर्फ 42 दिन रह गए हैं और इस फैसला कुन वक्त में इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत या तो जेल में है या रूपोश है। PTI के सियासी रहनुमा न जलसे कर पा रहे हैं और ना ही इस वक्त अवाम में तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई बड़ा सियासी चेहरा मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद और कुछ किए बगैर ही PTI की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से चल रही है और इस इंतखाबी मुहिम को चलाने के लिए निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया एक अहम किरदार अदा कर रही है, क्योंकि निगरान हुकूमत और इंतज़ामिया जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को मैनेज करने की कोशिश कर रही है उसे ना अवाम में पज़िराई मिल रही है और ना ही अदालतें उस पर अपनी मोहर लगा रही हैं। और इस तरह तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ पर रिलीफ भी मिल रहा है और वो अपने खिलाफ सियासी इंतकाम का बयानिया बनाने में कामयाब भी हो रही है। और आज JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका गिला किया है। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से आज दो बड़ी पेशरफ सामने आई हैं। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त भी अदालत ने मुस्तरद कर दी है और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर वापस अडियाला जेल भेज दिया गया है। लेकिन अडियाला जेल जाने से पहले शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में अपना केस लड़ा और अपने खिलाफ सियासी इंतकाम का बयानिया पेश किया और प्लेटफॉर्म खुद इंतजामिया ने उन्हें फराहम किया। आज रावलपिंडी पुलिस की तरफ से शाह महमूद कुरैशी को बख्तरबंद गाड़ी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया गया। पुलिस एहलकारों ने उन्हें हथकड़ियां लगाकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर अली की अदालत में पेश किया और इस दौरान ये तफसीलात भी सामने आई कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सानहा 9 मई में सिर्फ रावलपिंडी के जिले में 12 मुकदमा दर्ज हैं और GHQ हमला केस समेत 9 मई के दीगर केसेस में आज उनके जिस्मानी रिमांड की सजा की गई। समाअत के आगाज में शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े अपने हाथ बुलंद करके जज को दिखाए और अपना बयान रिकॉर्ड करने की इस्तदा की। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुझे 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। रात को मुझे गिरफ्तार किया जाता है और सुबह आकर कहा जाता है कि आपको रिहा कर रहे हैं। मैंने कहा कि क्या वजह है, तो कहा जाता है कि केस में सुकुम है। मुझे एक हुक्मनामे के बाद गिरफ्तार किया जाता है और फिर वो हुक्मनामा वापस ले लिया जाता है। मुझे 26 दिसंबर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, फिर हाथ से तारीख काट कर 27 दिसंबर लिख दी गई। अभी मैं जेल की हुदूद में ही था कि पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। मैं 5 बार रुकने असेंबली रहा हूं। SHO ने मुझे मुक्का मारा और लात मारी। SHO अशफाक ने मुझ पर तशद्दुद किया। मुझे सीने में तकलीफ हुई। मैंने घंटों तक SP से दरख्वास्त की कि मुझे अस्पताल ले जाएं। मैंने मिन्नतें की कि मुझे सीने में तकलीफ है, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। एक डॉक्टर को बुलाया गया जिसके पास महज ब्लड प्रेशर देखने की मशीन थी। आप कुरान पाक मंगवा लें, मैं हल्फ देता हूँ कि 9 मई को मैं रावलपिंडी में नहीं बल्कि कराची में था। मेरी बीवी आगा खान अस्पताल में थी और मैं उनके पास था। पैमरा से रिकॉर्ड मंगवा लें, मैं कराची में मौजूद था। मुझसे बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने वकला के सामने बयान देने का फैसला किया। मुझे सख्त तरीन सर्दी में रखा गया और मुझे रात को नींद तक नहीं आई। मुझे जिस्मानी और जहनी तौर पर टॉर्चर किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, हर जगह पाकिस्तान की सफाइयाँ दी। मेरे साथ अब ये सलूक किया जा रहा है और मैं कई माह से जेल में हूँ। क्या ये इंसाफ है? ऊपर अल्लाह, नीचे आपका कलम है। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए, जिसके बाद जज की हिदायत पर शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां खोल दी गई। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि मैंने अपनी तकरीर में कहा कि कानून को हाथ में नहीं लेना है। मैंने कहा कि किसी की दहलीज उबूर नहीं करनी है। मैंने बयान में कहा था कि फैमिलीज के साथ पुरअमन एहतजाज करें। एक बहुत जिम्मेदार आदमी ने मुझे कहा कि छांट कर देखा, आप साफ हैं। आपको अकेले में बता सकता हूं कि मुझसे किस ताकतवर तरीन शख्स ने कहा था कि आपका 9 मई में किरदार नहीं है। वो शख्स इस पूरे निज़ाम के कर्ता धर्ता हैं जिन्होंने कहा कि आप 9 मई में मुलव्विस नहीं। मेरा पूरा बयान सामने लाया जाए। इस दौरान प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि दहशतगर्दी के मुकदमे में 90 दिन तक का रिमांड दिया जा सकता है। हमने FIA, पैमरा और इदारों से रिपोर्ट ली है। जिसके बाद प्रोसिक्यूटर ने वीडियो बयान और शाह महमूद कुरैशी की ट्वीट्स बतौर सबूत अदालत में पेश कर दी और प्रोसिक्यूटर अकरम अमीन ने अदालत को बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एहतजाज की कॉल दी है। अब देखना होगा कि क्या ये कॉल इदारों के खिलाफ एहतजाज की थी। एहतजाज की ये कॉल नाकाबिले तरदीद सबूत है कि इदारों के खिलाफ हमला था। देखना होगा कि इनके कितने फॉलोवर्स थे। हमने देखना है कि एहतजाज की कॉल के पीछे क्या अनासिर थे। हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं जिनकी रोशनी में गिरफ्तारी बनती है। जिसके बाद प्रोसिक्यूटर ने 9 मई से मुताल्लिक शाह महमूद कुरैशी का बयान पढ़कर सुनाया। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी केस में जमानत दे दी थी। शाह महमूद कुरैशी के तशद्दुद के बयान को संजीदगी से लिया जाए
और इसे कलमबंद किया जाए। जब तकरीर मिल गई और सारा डेटा मिल गया है तो अब मेरे मौक्किल को क्यों गिरफ्तार रखा जा रहा है? शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा कि मेरे मौक्किल को बुनियादी FIR में शामिल नहीं किया गया था। मेरे मौक्किल का मुकदमे में नाम नहीं है। सप्लीमेंट्री केस में सजा नहीं होती बल्कि डिस्चार्ज किया जाता है। GHQ हमला केस में 12 मुल्जिमान की जमानत मंजूर हो चुकी है। अदालत में पेश की गई तकरीर 16 सितंबर की है। इसका 9 मई से केस से ताल्लुक हो सकता है। ये केस जिस नौयत का है इसे डिस्चार्ज किया जाए, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ये 9 मई की वीडियोज़ हैं जो 16 सितंबर को हमें मौसूल हुई। हमारा केस ये नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी GHQ पर हमला करने वालों में मौजूद थे। हमारा केस ये है कि शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के बाद GHQ पर हमले वाला मामला हुआ। इस तकरीर के मनफी और मस्बत पहलू हम देखेंगे, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि इस रिपोर्ट या तकरीर में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिस पर केस बनाया जाए। पूरे चालान में FIR की ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं। इस दौरान प्रोसिक्यूटर ने GHQ हमला केस से मुताल्लिक शाह महमूद कुरैशी के 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की सजा कर दी। इसके अलावा 9 मई से मुताल्लिक बाकी केसेस में प्रोसिक्यूटर ने 2 जनवरी तक शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की सजा कर दी, लेकिन अदालत ने प्रोसिक्यूटर की सजा को मुस्तरद करते हुए शाह महमूद कुरैशी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। इंतजामिया की तरफ से इस किस्म की गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों के हवाले से शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए कहा कि रियासत हमारी इंतखाबी मुहिम चला रही है। हम इस हवाले से उनको शुक्रिया कह सकते हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो पंजाब पुलिस जो भी कर रही है इसका तो तहरीक इंसाफ को बहुत फ़ायदा हो रहा है, वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। जी ऐसे ही है। मेरे से किसी ने पूछा कि जी आप तो यहाँ हैं तो आपकी कैंपेन कौन देख रहा है? मैंने कहा रियासत देख रही है हमारी कैंपेन, हमारे लिए कर भी रही है कैंपेन, तो हम शुक्रिया कह सकते हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हम इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, लेकिन क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? क्योंकि जब आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया तो शाह महमूद कुरैशी कहते थे कि इदारे आज़ादाना तौर पर काम कर रहे हैं, तो क्या अब शाह महमूद कुरैशी समझते हैं कि आज़ाद इदारों ने उनकी गिरफ्तारी की है? हम इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखते, हम गिरफ्तारी में यकीन नहीं रखते। हम मजम्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? इसलिए यही शाह महमूद कुरैशी साहब था जब सदर जरदारी को गिरफ्तार किया गया, फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात पे हॉस्पिटल से घसीट के गिरफ्तार किया गया, तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। तो क्या अब शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इदारे ने उनका गिरफ्तारी करवाए थे या कोई सियासत इसके पीछे है? मैं चाहता हूँ कि हम ये नफ़रत की सियासत, ये तकसीम की सियासत को दफन कर दें। दूसरी तरफ साइफर केस में बानी PTI इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बड़ा रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया है, जिससे सवालात उठ रहे हैं कि 8 फरवरी यानी इंतखाबात से पहले इस केस का ट्रायल मुकम्मल होगा या मामला इलेक्शन के बाद तक चला जाएगा, क्योंकि इस हवाले से खुसूसी अदालत तेजी से ट्रायल कर रही थी और अब तक 25 गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड कर चुकी थी। मगर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 11 जनवरी तक कार्रवाई से रोक दिया है। अहम बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट भी इस केस में प्रोसिक्यूशन के केस और कारकर्दगी पर सवाल उठा चुकी है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र आया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान की साइफर केस में कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की और समाअत के आगाज में रिमार्क दिए कि अब तक कितने गवाहान के बयानात मुकम्मल हो चुके हैं। तो इमरान खान के वकील ने कहा कि 27 गवाहान में से 25 के बयानात कलमबंद और 3 की जिरा मुकम्मल हुई है। इसके बाद इमरान खान के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तिनाअ जारी करने की दरख्वास्त की, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एक सूरत है कि अदालत कहे कि केस को मामूल की तरह चलाया जाए, अदालत ऐसा हुक्म दे तो रियासती इदारों की रिपोर्ट्स के मुनाफी होगा। दूसरी सूरत यह है कि जेल ट्रायल हो। हमने पहले करार दिया था कि ट्रायल जेल में हो लेकिन ओपन हो। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि आपने कहा था कि मीडिया और अहले खाना को जेल ट्रायल में जाने दिया जाएगा, अब जेल ट्रायल को भी बंद कर दिया है। अदालत ने देखना है कि ये कैसे हो सकता है। मैं खुद को इस अदालत के साइफर ट्रायल के खिलाफ पिछले केस की कार्रवाई से लाताल्लुक नहीं कर सकता। साइफर ट्रायल जिस तरीके से हो रहा है मैं इस पर फिक्रमंद हूँ। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि केस में 15 दिसंबर को 2 गवाहान पर जिरा हुई। इस्तखासा ने अदालत के हुक्म के बाद 10 गवाहान पर जिरा नहीं की। फिर 21 दिसंबर को जब 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए तो प्रेस को बाहर निकाल दिया गया था। फिर 21 दिसंबर के बाद 12 मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए और ये बयानात ओपन कोर्ट में मीडिया के सामने रिकॉर्ड हुए। इस मौके पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल का ये बयान दुरुस्त नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया
कि अदालत ने 14 दिसंबर को कहा था कि अगर इस्तगासा दरख्वास्त करे कि ट्रायल इन कैमरा हो तो किया जाएगा। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि खुसूसी अदालत के जज को हर समात पर ट्रायल ओपन करने का हुक्म देना चाहिए था। ओपन ट्रायल क्या है ये वादे कर चुके हैं। तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया को इजाजत है कि जो चाहे आ सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे नहीं होता, इस पर बाकायदा ऑर्डर होना चाहिए। क्या जिरा मीडिया की मौजूदगी में की गई? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जिन 3 अफराद की जिरा हुई वो साइफर के कोड डी कोड से मुतालिक थे। साइफर से मुतालिक सेक्रेटरी खारजा का बयान भी इन कैमरा होगा। 23 दिसंबर के बाद गवाहान के बयानात मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुए। इस मौके पर अदालत ने कहा अपने फैसले में इन कैमरा ट्रायल का समझाया था कि ये होता है, तो क्यों नहीं समझते? साइफर ट्रायल को जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। ओपन समात की अहमियत खुसूसी अदालत के जज पर वाज़े है, ना ही प्रोसिक्यूटर पर वाज़े है। साइफर ट्रायल अपनी नौइयत का पहला ट्रायल है। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद कहा कि देखना होगा कि इस तरह के केसेस में आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक मिला या नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उनके सामने क्या हक़ाइक़ थे? इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 13 गवाहान के बयानात थे। सुप्रीम कोर्ट जमानत का मामला देख रही थी। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बस अब मेरी वजाहत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके सामने जमानत ना देने के लिए काफ़ी मवाद नहीं है। दौरान समात अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि साइफर सिस्टम के तकद्दुस के लिए ज़रूरी है कि पहले 4 गवाहान के बयानात इन कैमरा हों। मौजूदा साइफर से मुताल्लिक बात नहीं कर रहा, इसके मंदरजात पहले ही पब्लिक हो चुके हैं। इस पर अदालत ने कहा कि दफ्तर खारजा वाले गवाहान का इन कैमरा बयान लेने के लिए इस्तगासा को तहरीरी दरख्वास्त करनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन जज से कहता कि 3 गवाहान के लिए इन कैमरा ट्रायल करें ताकि ट्रायल पर सवालात ना उठें। कभी कभी अच्छा भला केस होता है, लेकिन जिस तरीके से चलाया जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। इस मौके पर FIA के प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि साइफर इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। मैं अदालत के इस मामले पर मुआवनत करूंगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदालत चाहती है कि जिरा मजीद हो तो हो जाएगी। ये ज़रूरत है कि ट्रायल ओपन हो और ये पूरी दुनिया में होता है। सिर्फ दफ्तर खारजा की साइफर सिक्योरिटी से जुड़े 4 गवाहान की इन कैमरा जिरा होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदालत 13 में से 9 गवाहान के बयानात कलअदम करार देती है तो दोबारा होंगे। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि ऐसे तो ये गवाहान तीसरी बार एग्जामिन होंगे। आज केस खत्म नहीं कर रहा हूँ। मौजूदा अपील से आईनी सवालात जन्म लेते हैं। आईनी मामलात पर अटॉर्नी जनरल मुआवनत करेंगे। इस मौके पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मीडिया को ट्रायल में जाने की इजाज़त नहीं। मेरे पास 3 गवाहान के जिरा की सर्टिफाइड कॉपियां मौजूद हैं। ये तीनों गवाहान कहते हैं कि इनके बयानात इन कैमरा हुए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त होगी कि ये सर्टिफाइड कॉपियां इंटरनेट या मीडिया पर जारी ना की जाएं। जिसमें मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल करता तो पहले सीखता कि क्या करना है। जज खुफिया ट्रायल की सर्टिफाइड कॉपियां दे रहा है। साइफर रियासती खुफिया सिस्टम है और ये शख्स इसकी सर्टिफाइड कॉपियां बांट रहा है। मुझे फौरी तौर पर गवाहान के बयानात और जिरा की सर्टिफाइड कॉपियां दी जाएं। इसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि चाहे आज़ादी मिली या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी और ट्रायल चल रहा है। केस की मज़ीद समाअत 11 जनवरी को होगी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ होऊंगा। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपने आज मेरे दिमाग को क्लियर कर दिया है। आपके एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी काफ़ी होगी। इसके बाद अदालत ने 11 जनवरी तक साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि 21 दिसंबर तक इन कैमरा ट्रायल में 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए और इन 13 में से 4 गवाहान दफ्तर खारजा के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम से मुंसलिक हैं। चारों गवाहों के बयानात खुफिया रिकॉर्ड करना मुल्क की सलामती के लिए अहम है। अदालत समझती है कि बकिया 9 गवाहान के इन कैमरा बयानात कानून के मुताबिक नहीं, जिनका जायजा लेना जरूरी है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक महज प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर ओपन ट्रायल को इन कैमरा नहीं किया जा सकता। इन कैमरा ट्रायल में 9 गवाहान के बयानात दोबारा रिकॉर्ड करने को हतमी फैसले में देखा जाएगा। साइफर ट्रायल में खुसूसी अदालत ने गवाहान के बयानात की मुसद्दिका कॉपीज जारी की। अदालत मुसद्दिका कॉपीज से जायजा लेगी कि रियासत को कोई नुकसान पहुँच सकता है या नहीं। इसके बाद अदालत ने लिखा कि ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल कर रही थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है। इसलिए ट्रायल की कार्रवाई 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दिया जाता है और 11 जनवरी को ही इस केस की आइंदा समाअत होगी। यानी जहां इदारे तेजी से तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने की बजाय फायदा पहुंच रहा है। अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है और सियासी इंतकाम का बयानिया भी बन रहा है और ये ऑप्टिक्स तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातों के खिलाफ एक चैलेंज के तौर पर उभर रहे हैं। आज नून लीग के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बल्ले का निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद की है और फैसला देने वाले जज पर तनकीद की है। साथ ही कहा है कि जिस तरीके से इमरान खान को सहूलतें दी जा रही हैं वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है।
इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सिंबल के हवाले से, वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। केपी में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीजदारी है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीजदारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते। पूरी कौम अदलिया से इंसाफ पर मबनी फैसलों की तवक्को करती है। ऐसे फैसलों से तरफदारी की बू आती है, जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। वो कमांडर के घरों में हमले जो शख्स करवाए, उसको जिस तरीके से ये सहूलतें दी जा रही हैं और फैसले दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। इसके अलावा JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर तनकीद की है, साथ ही कहा है कि PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर भी संगीन सवाल उठाए। ये फजा क्यों बनाई जा रही है? PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही, PTI को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। सारे मामले में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, नून लीग तो कहती थी ये मुकाबले के लिए तैयार हैं, बेशक बल्ले का निशान इनके पास होना चाहिए और किसी जमात से उसका सिंबल नहीं लेना चाहिए, मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, पेशावर हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और तनकीद कर रहे हैं, जज साहब पर तनकीद कर रहे हैं, अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। एक तो तहरीक इंसाफ के साथ बुरा हो रहा है, ऊपर से जो हो रहा है, क्या आप उसकी भी हीट फील कर रहे हैं कि बयानिया उन्हीं का बन रहा है? देखिए शाहजेब, बात यह नहीं है कि PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। असल सवाल यह है कि यहाँ पर इदारों के अंदर मखसूस किस्म के फैसले कुछ लोग करते हैं जिनसे सियासत की बू आती है। तहरीक इंसाफ को भी उसी कानून का एहतराम करना होगा जिस कानून को मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातें जिसका एहतराम करती हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई एक जमात जमहूरियत के नाम के ऊपर अपने लिए वो सहूलतें मांगे जिससे वो आइन और कानून से खुद को बालातर समझे, वो किसी को जवाब दे ना समझे, वो रियासत के इदारों पे हमले करे, वो कायदे आजम के घर को जला के खाकस्तर कर दे, वो शहीदों की यादगारों को मिसमार कर दे और वो कहे कि वो इन चीज़ों के लिए जवाब दे नहीं, चूंकि ये उसका जमहूरी एहतजाज का हक है। अमेरिका और बरतानिया में भी इस तरह के एहतजाज को काबिले मजम्मत नहीं बल्कि काबिले सजा तस्वर किया जाता है। अभी आपने देखा कि अमेरिका में सदर ट्रंप को एक स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल हिल पे हमले के पादाश में नाअहल करार दे दिया। 18-18, 14-14 साल सजाएं दी गई हैं वो लोग जिन्होंने कैपिटल हिल पे हमला किया था। अब PTI ने जो 9 मई को वारदात की है, जिस तरीके से उन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया है, अब अगर हमारे इन इदारों के अंदर लोग उसके ऊपर उनको रिलीफ देंगे और उसके लिए उनको रास्ते देंगे, तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर आइन और कानून किसका दिफा करेगा? क्या आइन और कानून? इसमें मसला है, देखें, या तो केस साबित करने की कोशिश हो रही हो तो एक अलग बात है। अगर सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करना है और इसलिए गिरफ्तार करना है कि वो पार्टी छोड़ दें, तो जाहिर अदालतें तो रिलीफ देंगी। साइफर केस में मवाद मौजूद है जिसके ऊपर ट्रायल हो सकता है, मगर साइफर केस का ट्रायल इस तरीके से हो कि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत गिरफ्तार रखना है और मुकदमा इस तरीके से बनाया जाए और फिर डेली ट्रायल हो, तो फिर जाहिर सुप्रीम कोर्ट उस पर सवालात उठाएगी कि प्रोसिक्यूशन किस तरीके से मुकदमा चला रही है। अब जो तोशा खाना था उसमें बहुत सारे सवालात उठते हैं इमरान खान साहब पर, मगर जिस तरीके से जज दिलावर ने फैसला दिया और जितनी जल्दी में दिया और उनके गवाह नहीं सुने, तो जाहिर अदालत सवाल उठाएगी कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। जी शाहजेब, आपको ये चीज पेश नजर रखनी पड़ेगी कि PTI की पूरी कोशिश है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर इंतखाबी मरहला दरपेश है उसका फायदा उठाते हुए वो अपने उन जराइम की एहतसाब से बच जाए, वो अपने उन जराइम की जवाबदेही से बच जाए और वो इस इंतखाबी अमल का फायदा लेकर इसकी जो छतरी है इसके नीचे खुद को पनाह दे ले। सवाल ये है कि वो घनौने जराइम अगर आप छोड़ देंगे तो फिर तो इस रियासत में कल को जिसका दिल चाहेगा वो पाकिस्तान के इदारों पर, सलामती के इदारों पर हमले करेगा और फिर रियासत की वो तमाम बुनियादी सतून जिनकी हुर्मत हर मुल्क के अंदर मोहतरम है, वो सब जब मिट जाएंगी तो इनारकी होगी।
तो इसलिए पीटीआई को इस इंतखाबी अमल की वजह से अगर वो चाहती है कि उसको उस जवाबदेही से फरार मिल जाए तो ये कोई आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देगा। ड्यू प्रोसेस के तहत होगा तो क्यों तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा? आप इसलिए हीट फील कर रहे हैं कि आपके खिलाफ जब हो रहा था तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का गठजोड़ था, और अदलिया भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस तक मिले हुए थे, गठजोड़ करके आप लोगों के खिलाफ हुआ जो कुछ हुआ। इस वक्त एक ऐसी जुडिशरी मौजूद है जो अगर कहीं पर भी ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो होगा तो वहां पर रिलीफ मिलेगा, चाहे इमरान खान ने कितनी ही तनकीदें की हैं, कितने ही हमले इस अदलिया पर किए हैं, या जैसे काजी फाइसा पे किए हैं, या जैसे अतर मिन अल्लाह पर पीटीआई की तरफ से किए गए हैं। ये ऐसे जजेस हैं जैसे मंसूर अली शाह जो रिलीफ देंगे। देखिए, जहां तक आइन और कानून की पासदारी का सवाल है, रूल ऑफ लॉ का सवाल है, कोई डेमोक्रेट उसके मुखालिफ बात नहीं कर सकता, ना उसको सपोर्ट कर सकता है कि उसकी वायलेशन हो। इस मुल्क की बुनियाद आइन की हुक्मरानी के ऊपर है। लेकिन अगर अदलिया से कुछ ऐसे मखसूस सियासी फैसले हों, जैसे कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर था और जिसने पूरी इंतखाबी अमल को ब्लॉक करने की कोशिश की, और अब फिर पेशावर हाई कोर्ट से अगर एक ऐसा फैसला है कि जो इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन कर रहा हो, तो मैं समझता हूं कि फिर सवालिया निशान जरूर उठेंगे और ये देखना पड़ेगा कि अदलिया के अंदर ऐसे अनासिर अगर मौजूद हैं जो अदलिया के जरिए एक मखसूस सियासी एजेंडा को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये फिर अदलिया का और मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती की जो कॉज है उसके साथ बहुत बड़ा एक हादसा होगा। आप लोग तो खुद विक्टिम रहे हैं इस मामले के। जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे उसमें आप लोगों को कैसे इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, पहले नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, डिस्क्वालीफाई करने के बाद पार्टी सदारत ली गई, फिर किस तरीके से आप लोग महरूम हुए थे। आप विक्टिम रहे सारे के सारे मामले के। इलेक्शन कमीशन खुद अंडरमाइन नहीं करता जब इस तरीके से एक जमात को टारगेट करता है, और जब आप उस फैसले को खत्म किए जाने पर, सस्पेंड किए जाने पर तनकीद करते हैं किसी अदालत पर, तो क्या यह सवाल नहीं उठता कि आप मुकाबला करके नहीं जीतना चाह रहे हैं, फेयर स्क्वायर नहीं जीतना चाह रहे हैं, वैसे ही जीतना चाह रहे हैं कि उन्हें वो रास्ते से हट जाए? बस ऐसी बात नहीं है, मुकाबला भी होगा और पता लग जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हमारा जो इंतखाबी निशान लिया गया था वो इसलिए नहीं लिया गया था कि हमने इलेक्शन कमीशन के किसी रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं किया था। हमने तो मुशर्रफ दौर के अंदर भी, और जब साकिब निसार की अदलिया और सुप्रीम कोर्ट थी उस दौर में भी, इन तमाम फैसलों के बावजूद, जिसमें नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से हटाया गया, इसके बावजूद कि सेनेट में हमारा इंतखाबी निशान सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया, हमने हमेशा इलेक्शन कमीशन के तमाम कवानीन का एहतराम किया, उसकी पासदारी की है। यहां पर मसला यह है कि एक पार्टी जो है वो कहती है कि हम इलेक्शन कमीशन की जो रेगुलेशन है, जो उनकी स्क्रूटनी है, उससे बालादस्त होके हम चाहते हैं कि सियासत करें, तो फिर तो कल को जो आपके इंतहा पसंद ग्रुप हैं आप उनको भी नहीं रोक सकेंगे। वो कहेंगे कि अगर पीटीआई कवानीन का एहतराम नहीं करती थी और उसके हकूक को तस्लीम किया जाता था, तो हम भी इलेक्शन कमीशन को तस्लीम नहीं करते, उसके फैसलों को तस्लीम नहीं करते, हमारे भी हकूक को उसी तरह माना जाना चाहिए जैसे पीटीआई को। तो लिहाजा ये सवाल ये नहीं है कि पीटीआई के पास इंतखाबी निशान होगा या नहीं होगा। ये एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि जो रेगुलेशन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के जरिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करती हैं, क्या पीटीआई भी उसकी पाबंद है या नहीं है, या पीटीआई के लिए एक्सेप्शन है कि इलेक्शन कमीशन को आप अंडरमाइन करें, अपनी मनमानी करें, कानून को अंडरमाइन करें, अपनी मनमानी करें और अपने हकूक जाके अदलिया से ले लें। वैसे मगर आप समझते हैं कि जिन केसेस में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मेरिट है, उन पर भी जो प्रोसिक्यूशन का केस है और जिस तरीके से एग्जीक्यूशन है वो इतने भोंडे अंदाज में हो रही है कि नुकसान आपको ही सियासी तौर पर हो रहा है। आपके लीडर वापस आ गए हैं, इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, 42 दिन रह गए हैं, बयानियां और हेडलाइन सारी की सारी विक्टिम बनने की तहरीक इंसाफ को मिल रही है। तो जो हो रहा है भोंडे तरीके से हो रहा है, आप ये नहीं समझते? देखिए, पीटीआई मजलूम बन के या मजलूमियत इख्तियार करके कोई फायदा हासिल नहीं कर सकेगी, इसलिए कि उसके 4 साल की हुक्मरानी कोई पिछली सदी की बात नहीं है। आज पाकिस्तान का हर गरीब आदमी उस महंगाई का विक्टिम है, पाकिस्तान का हर नौजवान उस नाउमीदी का विक्टिम है जो सीपैक को तबाह करने से, जो मुल्क को कर्जों के बोझ के तले दबने से, और जो एक सोचे समझे बगैर आंखें बंद करके आईएमएफ के साथ मुआहदे पे दस्तखत करने से पाकिस्तान की मईशत पर असरात उन 4 सालों में छोड़े गए, जिसको आज हम सब भुगत रहे हैं और अगले कई सालों में भुगतेंगे। और खुद इमरान
इमरान खान साहब ने कहा कि अभी तो महंगाई और होगी, अभी तो मजीद होगी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो लोगों को पता है। हम गली मोहल्ले में जाते हैं और लोग जो हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं कि जैसे 2013 में उन्होंने मुल्क को भंवर से निकाला था, दोबारा वो इन मुश्किलात से निकालें। लिहाजा हमें किसी पीटीआई की मजलूमियत इख्तियार करने से कोई खौफ नहीं है। अगला इलेक्शन कारकर्दगी पे होगा। हमने 2013 से 18 में हुकूमत की, पीटीआई ने 13 से 22 तक की और पीपल्स पार्टी ने 8 से 13 तक की। तीनों जमातें आजमाई हुई हैं और लोग जानते हैं कि जो तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में 5 सालों में हुई, उसका कोई 10वां हिस्सा भी पीटीआई या पीपल्स पार्टी या कोई जमात पेश नहीं कर सकती। मगर इसमें मसला यह है कि बहुत मुश्किल फैसले करने हैं। आप ज़ाहिर वजीर मनसूबाबंदी रहे हैं तो आप जानते हैं कि कितने मुश्किल फैसले से ये मुल्क आगे चलेगा और कितने मुश्किल मुआशी फैसले होंगे, मगर वो आप करेंगे कैसे? क्योंकि आप खुद ये भी कहते हैं कि एक बड़ी मैंडेट वाली हुकूमत चाहिए फैसले करने के लिए। अगर इस तरीके से जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ये केसेस जिस तरीके से ट्रायल हो रहे हैं, ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे सुप्रीम जुडिशरी में। आप इलेक्शन जीत भी जाएं, इमरान खान साहब ने आपको फिर हुकूमत करने देनी है, वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी जिस पर आप ये फैसले कर सकेंगे? देखिए, इमरान खान साहब इस अपनी जो डिसरप्टिव सियासत है उसके लिहाज से बहुत हद तक डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। और मैं अब भी आपको ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी मफरूजे के तहत, एक बहुत ही वाइल्ड किस्म का मफरूजा है जिसमें कहें कि पीटीआई जीत जाएगी, तो पीटीआई जीतने के क्या मुज़मरात होंगे? पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डिसरप्शन, क्या हम पाकिस्तान में डिसरप्शन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान में नई इंतकामी सियासत अफोर्ड कर सकते हैं? हमें तो इस वक्त एक ऐसे प्रोसेस की जरूरत है जिसमें रिकंसिलिएशन हो। और मैं शाहजेब ये कहना चाहता हूं, देखिए इस वक्त पाकिस्तान के हर शख्स को ये सवाल सोचना चाहिए कि हम ठीक 25 सालों के बाद जब हमारे बच्चे अपनी पीक पर होंगे, 2047 में 2 मुल्क इस खित्ते में आजादी के 100 साल मनाएंगे, हमसाया मुल्क और हम, क्या हमारे नौजवान, क्या हमारी नस्ल जो आज हमारे बच्चों की है, ये उस वक्त एतमाद के साथ, खुददारी के साथ खड़ी होगी? ये अहम बात है। मगर जब आप कहते हैं कि पीटीआई के अगर हमने अगले 25 साल को सिक्योर करना है तो उसका इन्हिसार आज के फैसलों पर है। अगर हमने कोई डिसरप्शन मुल्क में लाए, ऐसे लोगों को आगे लाए कि जो सिर्फ मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी अंदर करूंगा, तुम्हें भी बाहर करूंगा, ये मुल्क की तबाही का रास्ता है। मगर आप कहते हैं उनके जीतना डिसरप्टिव होगा, उनका हारना कैसे नहीं डिसरप्टिव होगा, और आप कैसे पीसफुली हुकूमत कर पाएंगे? ये सवाल भी तो अपनी जगह। जब आप रिकंसिलिएशन की बात करते हैं तो रिकंसिलिएशन में आपको पीटीआई को भी तो शामिल ही करना पड़ेगा ना। देखिए, जो पीटीआई के लोग जीत कर आएंगे या असेंबलियों में आएंगे, हम उनको जरूर उनसे बात करेंगे क्योंकि उनके पास अवामी मैंडेट होगा। इस वक्त तो पीटीआई एक शख्स ने होस्टेज बनाई हुई है जिसने पीटीआई को सिर्फ अपनी जिद और अना से इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि किसने मशवरा दिया था इमरान खान को कि वो इस्तीफे दें असेंबली से जब अदम एतमाद हुई? उन्होंने हुकूमत के लिए खाली जगह छोड़ दी। किसने उन्हें मशवरा दिया था पंजाब और केपी की हुकूमतें अपने हाथ से तबाह करें जो उनके ऊपर छतरी थी? किसने उन्हें मशवरा दिया था कि वो 9 मई का हमला करें और अपने लिए ये मुश्किलात पैदा कर लें? वो एक अना परस्त इंसान है जो अपनी अना के लिए उसने अपनी पूरी पार्टी को नहीं, पूरे मुल्क को झोंक दिया था एक बंद गली के अंदर। और इसलिए मैं समझता हूं कि इलेक्शन के बाद जब पीटीआई को शिकस्त होगी तो उसके बाद उनके जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो आगे आएंगे और वो उस रिकंसिलिएशन का हिस्सा बनेंगे जिसकी हमें हैसियत कौम और हैसियत मुल्क जरूरत है। बहुत शुक्रिया असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी 8 फरवरी तक, और 8 फरवरी के बाद ये मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है या अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है? हामिद मीर साहब और सुहेल वड़ाई साहब से अंदर की बात पूछेंगे एक बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। बहुत सीनियर साहब तज़कियाकार दो हमारे साथ मौजूद, हामिद मीर साहब और सुहेल वड़ाई साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब, इस वक्त सिचुएशन ये है कि क्रैकडाउन का सामना करना पड़ रहा है तहरीक इंसाफ को, मगर तनकीद कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ को तो उठाया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब अदालती फैसलों पर तनकीद कर रहे हैं कि उन्हें क्यों बल्ले का जो सिंबल है वो पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया, जबकि मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो कि शामिल कुरैशी साहब की बेटी हैं, वो आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करिए रियासत का कि जी हमारी इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही है। तो जो अदालती फैसले हैं वो जिस तरीके से राह में रुकावट बन रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है कि वाकई तमाम तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं और नई चीजें मैनेज हो रही हैं? देखिए शाहजेब खान साहब, ऐसे लग रहा है कि जो अदलिया है
ये माजी की अदलिया से अपना रोल और किरदार मुख्तलिफ रखना चाहती है। उन्हें ज़ाहिर है सारी तारीख़ पता है और ख़ासकर जो 2018 की तारीख़ है वो हांट करती होगी। एक तरफ तो ज़ाहिर है सियासी जमातों को हांट करती है जो उसका विक्टिम बनी, और दूसरी तरफ ये जो जितने इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं इन्होंने भी वो खुद देखा है सारा प्रोसेस कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज़ किया गया, और मेरा ख़्याल है कि वो ये नहीं करना चाहते कि दोबारा उस तरह हो। और तारीख़ में जिस तरह पिछले जो मीलाड्स हैं वो कंडेम हुए हैं और जिस तरह से मुतनाज़ा हुए हैं, शायद मौजूदा जो जजेज़ हैं वो ये कंडेम नहीं होना चाहते और वो तारीख़ में अपने आप को एक गैर मुतनाज़ा जजेज़ जिन्होंने सिविल राइट्स और आइन की हिफाजत की वो किरदार अदा करना चाहते हैं। आमिर साहब, आप कहिएगा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि 11 जनवरी तक ट्रायल नहीं होगा अब साइफर केस का। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सिंबल सस्पेंड किया, तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। फिर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को, शामिद कुरैशी साहब को रिलीफ दिया और जमानत दी साइफर केस में, और ट्रायल जो केस है प्रोसिक्यूशन का उस पर भी सवालात उठाए। इस वक्त आपको भी लग रहा है कि ये मामला चल नहीं सकता है इलेक्शन तक, तमाम तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं, मेहरबान कुरैशी साहब अभी ठीक कह रही हैं, और शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान जो हीट महसूस कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब तो दुरुस्त नहीं कर रहे। अगर उनको जो है कोई पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे एतराज है तो उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं। और मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि एक सियासी जमात से उसका इलेक्शन सिंबल छीन लिया गया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी बिल्कुल सही छीना गया। हालांकि आपको याद होगा कि पिछला जो सेनेट का इलेक्शन था तो उसमें इसी इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनसे शेर का निशान छीन लिया था। तो अब अगर सिर्फ टिट फॉर टैट की वजह से शहबाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन के एक गलत फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे तो सिर्फ इस पे अफसोस ही हो सकता है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है ये कहना कि अदालत, आपने कहा कि अदालत ने रिलीफ दिया शाह महमूद कुरैशी साहब को। देखें, आप पिछले 5-6 महीने से देख लें, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इनकी तरफ से किसी ना किसी तरीके से जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। लेकिन खास तौर पे आप देखें कि पंजाब में और इस्लामाबाद में जो भी अदालतें फैसला देती हैं, ख्वाह वो लोअर कोर्ट्स हैं या वो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, जो पुलिस है वो अदालती फैसलों को अपने बूट की नोक पे लिखती है। तो रिलीफ तो देती है अदालत, लेकिन वो रिलीफ जो है उससे जिसको रिलीफ मिलती है उसकी मजीद तकलीफ बढ़ती है। तो रिलीफ से तकलीफ खत्म नहीं होती, तकलीफ बढ़ती है, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ। तो ये आप कह सकते हैं कि मौजूदा जो जुडिशरी है ये कोशिश कर रही है कि 2018 की जुडिशरी से जरा मुख्तलिफ किरदार अदा करे। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो मौजूदा हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है इसने जोर लगाकर 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट जो है उस पर सदर का और इलेक्शन कमीशन का इत्तेफाक तो करवा दिया और इलेक्शन तो हो जाएगा 8 फरवरी को। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही मुतनाज़ा इलेक्शन होगा और जुडिशरी की जज साहबान की नीयत तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन ये इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकेंगे। जो 8 फरवरी को अगर अभी से जो हो रहा है आपको लग रहा है कि बहुत ही मुतनाज़ा इलेक्शन होगा, तो इसकी जिम्मेदारी इस जुडिशरी पर भी आएगी। और जुडिशरी जो है वो भले रिलीफ देती है और फिर पुलिस जो है वो जुडिशरी की बात नहीं सुनती, तो ये तो एक सवाल तो है ना। तो फिर जज साहबान जो हैं वो फिर अगर उनके फैसलों पे अमल दरामद नहीं होता तो फिर वो अदालतों में क्यों बैठे हैं, फिर वो इस्तीफे दे दें। और सुहेल भाई साहब, ज़ाहिर ये इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि इस मुल्क को इलेक्शन चाहिए। केयर टेकर सेटअप के अंडर तो इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता, ना मईशत बेहतर हो सकती है। मगर ये जो तवक्को की जा रही है कि जी इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, सियासी भी और मुआशी भी, आपको वो होता नज़र आ रहा है? 8 फरवरी तक भी हम एक इस्तेहकाम की सूरत हाल की तरफ जाएंगे जैसे जैसे इलेक्शन के करीब जाएंगे, और फिर 8 फरवरी के बाद भी क्या हम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे, या कोई भी आउटकम इस वक्त इस्तेहकाम वाला नहीं नजर आ रहा है इस सारी की सारी सूरत हाल में जो कुछ हो रहा है?
शाहजेब खानज़ादा साहब, इसमें डिपेंड करता है कि 8 फरवरी तक क्या फ़ैसले किए जाते हैं और 8 फरवरी के बाद क्या फ़ैसले किए जाते हैं। मेरी तो सोच ये कहती है कि 8 फरवरी तक तो मुझे लगता है कि कोई शायद रिलीफ या उस तरह से ख़ासकर रियासत की तरफ से और जो पीटीआई के मुखालिफ हैं उनकी तरफ से ना मिल सके। लेकिन 8 फरवरी के बाद मैं समझता हूँ कि सिचुएशन चेंज हो जानी चाहिए और सिचुएशन चेंज हो के एक पॉलिटिकल कंसेंसस वाली सिचुएशन और इकनॉमिक कंसेंसस वाली सिचुएशन पैदा होनी चाहिए, तभी जाके इस्तेकाम आ सकता है। उसके बगैर तो हम अदम इस्तेकाम का ही शिकार रहेंगे। आमिर साहब, आप बताइएगा 8 फरवरी तक और 8 फरवरी के बाद क्या आपको सिचुएशन नजर आ रही है जिस तरह आप जा रहे हैं? शाहजेब भाई, मुझे तो ये लगता है कि 8 फरवरी के बाद बहुत ज्यादा अदम इस्तेकाम होगा और जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी वजीर आजम होगा, वो एक बिल्कुल बेख्तियार वजीर आजम होगा। जितने बेख्तियार शहबाज शरीफ साहब थे, तो 8 फरवरी के बाद जो भी वज़ीर आज़म होगा वो उनसे भी ज़्यादा बेख्तियार होगा। और जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में बहुत इजाफा हो जाएगा और जो मीडिया फ्रीडम है, इसके लिए जो थ्रेट्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। अभी तक आप और मैं जो बात किसी ना किसी तरीके से करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है 8 फरवरी के बाद ऐसा भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो टॉलरेंस लेवल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है और जो बैकग्राउंड में जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो बातचीत होती है और जिस तरीके से आप देखें कि पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी के लिए, खासतौर पे पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को, तो जाहिर बात है ये जो पुलिस वाले होते हैं ये कोई इतने बेवकूफ तो नहीं होते ना, ये बहुत सोच समझ के करते हैं। एक SHO ने अगर शाह महमूद कुरैशी को ठुड्डे मारे हैं, मुक्का मारा है, और अगर इस्लामाबाद का जो IG है वो भी उसको इलेक्शन कमीशन के बार बार कहने के बावजूद तब्दील नहीं किया जा रहा, तो जाहिर बात है नीचे जो उसके SHO हैं और SP साहबान हैं वो भी फिर वही करेंगे जो पंजाब पुलिस कर रही है। तो आप जरा खुद ही इमेजिन करें कि अभी तो ये कुछ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पंजाब पुलिस का एक SHO अपने बूट की नोक पे लिखता है, तो 8 फरवरी के बाद फिर क्या होगा, फिर आपकी और मेरी तो खैर नहीं है। और भाई साहब, ये जो मजलूमियत का बयानिया है जिसमें रोजाना एक हेडलाइन मिलती है तहरीक इंसाफ को, जिसमें मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि जी उन्हें उठाया जा रहा है, हालांकि भुगत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही है, मगर दूसरी तरफ नून लीग का ये दावा है कि हम बड़े इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, पंजाब में ही हम 100 से ऊपर सीटें जीतने जा रहे हैं, और जब हम अपनी कैंपेन करेंगे टिकट विकेट के प्रोसेस के बाद तो आपको नजर आएगा कि क्या हो रहा है। आपको लग रहा है कि लेट कर रही है नून लीग, आराम से बैठी है नून लीग, या वाकई जो उनका कॉन्फिडेंस है वो ठीक है जिसका वो इजहार कर रहे हैं? देखें शाहजेब खानज़ादा साहब, अभी तो कोई यार्ड स्टिक नहीं है जांचने की, दोनों के दावे हैं। देखें PTI शहरों में लगता है कि बड़ी पॉपुलर है, उनके लोग कहते हैं हम 70 से 80% हैं, नून कहती है कि हम 100 सीटें कंफर्टेबल जीत जाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी हमें जीत जाएगी, और कोई इंडिपेंडेंट अभी तक कोई बड़ा सर्वे ऐसा नहीं हुआ कि जिससे ये पता चल सके कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। लेकिन ये दुरुस्त है कि जब ये नून लीग वाले कैंपेन में जाएंगे एक अच्छे पेयर्स बना के, तो उससे एक दफ़ा वोट की शिफ्टिंग होती है, लेकिन वो कितनी होगी, क्या शहरों में होगी, नहीं होगी, ये बहुत सारे अभी सवालात हैं, इफ्स एंड बट्स हैं। तो जितनी देर तक इन सवालात के जवाब अभी हमें नहीं मिलते तो कोई भी जो है फेयर जजमेंट बड़ी मुश्किल है। अभी तक तो हम दोनों फरीकों के दावे ही सुन रहे हैं, और चूँकि खुद इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी अभी फील्ड में नहीं गए, क्योंकि कोई हल्का भी अभी क्लियर नहीं है। जितनी देर तक स्क्रूटनी नहीं हो जाती अभी तक पता नहीं है कौन किसका क्या मुखालिफ होगा, PTI का कौन होगा। नून के तो ऑलमोस्ट क्लियर है, लेकिन दूसरी तरफ कौन होगा ये क्लियर नहीं है। तो ये जब तक क्लियर ना हो उस वक्त तक हल्के की जो 100% सिचुएशन है वो भी क्लियर नहीं होती। अभी हमें पार्टी वोट का तो पता है, कैंडिडेट वोट का नहीं पता, हमें फ्लोटिंग वोट का नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें भी सही अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी हैं। मिर्ज़ा साहब, मुसलसल हेडलाइंस, मुसलसल खबरों में मजलूमियत का बयानिया भी, आपको लगता है मगर उसके बावजूद 8 फरवरी तक बहुत कुछ बदलेगा और नून लीग का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं सही हो सकता है? आज जो शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की है ना, उससे तो ये लग रहा है कि मुझे वो इतने कोई बात या कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे।
लेकिन देखें, बात असल ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको नजर आ रही होती हैं, दीवार पे लिखी होती हैं, राइटिंग ऑन द वॉल होती हैं, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। तो राइटिंग ऑन द वॉल जो है वो ये है कि ये 8 फरवरी को कोई इलेक्शन नहीं होना, ये एक फ्रॉड होगा। मुझे पता है कि मैं बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, आप ये भी कह सकते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट है, लेकिन यही हकीकत है। और मैंने एक बतौर सहाफ़ी के सबसे पहला इलेक्शन 1988 में मैंने कवर किया था, फिर 1990, फिर 93, उसके बाद 97, फिर 2002, फिर 2008, 2013, 18। तो ये जो सूरत-ए-हाल इस वक्त मैं देख रहा हूं, मैंने ऐसी तो पहले कभी नहीं देखी। इसलिए सीधी सी बात है, मैंने पहले भी कहा है कि ये मैं इसको इलेक्शन समझता ही नहीं, और ना ही मैं इसको इलेक्शन समझ के इसका कोई तज्जिया करने के लिए तैयार हूं। आज तक के जो हालात हैं, हाँ, अगर अगले 10-15 दिन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इकदामात किए जाएं और वाकई ये इलेक्शन लगे, तो फिर मैं कहूंगा कि ये इलेक्शन है। लेकिन बतौर एक अखबार नवीस के, एक सहाफी के, मैं तो 8 फरवरी के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं समझता, और ना ही मैं उस इलेक्शन के बारे में कोई तज्जिया करने पे अपना वक्त ज़ाया करने के लिए तैयार। बहुत शुक्रिया अमीर साहब की, सुलवाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मगर पाकिस्तान को एक ऐसी हुकूमत चाहिए जिसका बाकायदा तौर पर मैंडेट हो और बाकायदा तौर पर इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आए, क्योंकि बहुत मुश्किल फैसले करने हैं मईशत के हवाले से, और मईशत के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नकारा और इसको सिर्फ अमीर तबके के लिए ही फ़ायदेमंद करार देते हुए पाकिस्तान को पायदार तरक्की के लिए अपनी मुआशी पॉलिसीज़ तब्दील करने की तजवीज़ दी है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नकारा हो चुका है, मुआशी तरक्की पायदार नहीं है, मुआशी तरक्की के फ़वाइद अशराफियत तक महदूद हैं, पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से पीछे रह गया है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के मुताबिक गुर्बत में फिर इजाफा हो रहा है, हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है और ऐसी पॉलिसीज़ को बदलने की ज़रूरत है जिनसे तरक्की मुतासिर हुई है और पाकिस्तान एक गैर यकीनी और कम तरक्की के साइकिल में चला गया है। ज़राई और तवानाई के शोबों की खराबियाँ दूर करने की ज़रूरत है, मगर सवाल यह है कि जो इक़्तिदार और इख्तियार रखते हैं वो इस बहरान को एक मौके में बदलते हुए वो तमाम इक़दामात करेंगे या नहीं, क्योंकि तजर्बा ये बताता है कि पाकिस्तान में किसी भी रिफॉर्म्स की कोशिश को मुखालफत का सामना करना पड़ता है। ये वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर का कहना है, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को फिस्कल मैनेजमेंट बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क की कर्ज़ों की अदायगी की लागत और टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत इस सतह पर कायम नहीं रह सकते, क्योंकि इस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी के लिए पैसे ही नहीं बचते और ना ही मुआशी चैलेंजेस से निमटने और मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए सरमाया बचता है। इसलिए हुकूमती खर्चों की क्वालिटी को बेहतर करने की ज़रूरत है और ऐसी सब्सिडीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो सिस्टम में खराबी पैदा करते हैं। हुकूमती इदारों के नुकसानात कम करने की ज़रूरत है, जिसमें एनर्जी सेक्टर के इदारे भी शामिल हैं। ज़्यादा पैसा कमाने वालों से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने की जरूरत है और प्रॉपर्टी के शोबे में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जबकि टैक्स इस्तिस्ना को खत्म करने की जरूरत है, जबकि पाकिस्तानियों के हालात बेहतर करने के लिए ज्यादा और पायदार तरक्की दरकार है जो एक ओपन और डायनामिक मईशत के जरिए मुमकिन है। और इसके लिए मुल्क में सरमायाकारी के माहौल को बेहतर करने की जरूरत है, जिसमें रेड टेप को भी खत्म किया जाए। सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं बल्कि खुद वजारत खजाना का भी मानना है कि मुल्क के कर्जे बेपनाह इजाफे के बाद सूद की अदायगियां एक अनसस्टेनेबल सतह पर पहुंचा चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।